हेलो नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ ही यूपीएसआई का मॉक टेस्ट नंबर 5 है। हमने 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है क्लास को तो आप ज़रूर जाके देखें। और इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कनिष्ठ कहते हैं। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को साथी क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला में ही लिपि चिन्ह क्रमबद्ध तरीके से एक समूह में होते हैं। क्या होते हैं? एक समूह में होते हैं। और वर्णमाला साथी हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर की बात करें तो स्वर के कुल भेद कितने होते हैं? 11। व्यंजन के कुल भेद कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये आपको याद रखना है। मुख से निकली ध्वनि का लिखित रूप नहीं दिया जाता। इसमें क्या होता है? लिखित रूप नहीं दिया जाता अक्षर में। अक्षर में साथी क्या होता है? लिखित रूप नहीं दिया जाता, यानी मुख से जो निकली ध्वनि है वही होती है अक्षर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है कितनी है? 2 है, 7 है, 11 है, 4 है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। साथ ही इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें, पहले तो ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? लघु स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। अ, ई और अ, ई, उ और री, ये कितने हैं? 4 ह्रस्व स्वर हैं। वहीं पे साथी अगर हम बात करें तो 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर इसे कहते हैं, या बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, क्या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं साथी? जिसमें आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई, ओ औ, ए आई, ओ और औ। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। ल और श का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? आपको बताना है कि ल और स का उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ है, तालव्य है, दंत्य है, कंठ है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ के अंतर्गत साथी प वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। प, फ, ब, भ, म। प वर्ग के सभी व्यंजन। उसके बाद स्वर का ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी ओठ से उच्चरित होता है। तालव्य वर्ण में च वर्ग के सभी व्यंजन च, छ, ज, झ, ऐ, छोटी ई, बड़ी ई, य और श का भी उच्चारण स्थान तालव्य है। दंत की बात करें तो साथी त वर्ग के सभी व्यंजन, ल, श और नवीन विकसित ध्वनि ज का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य होता है। कंठ वर्ण के अंतर्गत क वर्ग के सभी व्यंजन ए, आ, ह विसर्ग, ए, आ, है और विसर्ग, इसका भी उच्चारण स्थान साथी क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। ल और स का उच्चारण स्थान दंत से होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से? आपको बताना है। वह दूर से कौमा, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। साथी अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वह दूर से बहुत दूर से, जहाँ पे विराम अल्प विराम का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इसकी जरूरत यहाँ पे कोई नहीं थी, बट यहाँ पे हुआ है। तो वह दूर से, अगर विराम चिन्ह का प्रयोग करना भी अल्प विराम का होता तो यहाँ पे नहीं चाहिए था। यहाँ पे वह बहुत दूर से आ रहा है, वैसे ही साधारण है, जिसमें अल्प विराम विराम चिन्ह का कोई यूज नहीं है। सुनो सुनो वह गा रही है, ये भी साथी सही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो, वाक्य खत्म हुआ, वाक्य फिर शुरू हुआ, तो ये भी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5 आपकी स्क्रीन पर। छायावाद शब्द किसका उदाहरण है? देशज का, विदेशज का, शंकर शब्द, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आदि क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। देशज शब्द साथी इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, उत्पत्ति का पता नहीं होता। जैसे हमने कहा लोटा, डिबिया,
पता नहीं होता। लोटा डिबिया क्या है? देशज शब्द है। विदेशज शब्द में अरबी फारसी के जो शब्द हैं वही विदेशज शब्द हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी संकर शब्द। साथ ही संकर शब्द जो होते हैं ये दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। दो विभिन्न या भिन्न भाषा के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे छाया प्लस दार, छायाधन धार, दार। यहाँ पे जो दार शब्द प्रयुक्त हुआ है ये किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। और छाया साथी कैसा है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदास, सूर्य, जवानी, खट्टास, पुस्तक और गंगा। साथ ही भाववाचक संज्ञाएं जो गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव का बोध कराए वही क्या होता है? भाववाचक संज्ञाएं होती है। वही साथी क्या होता है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जाता है, केवल महसूस किया जाता है, इसे स्पर्श नहीं कर सकते। महसूस किया जाता है, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जवानी, खट्टास, गंगा साथी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन पुस्तक जो है जातिवाचक, संपूर्ण जो जाति का बोध करा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सूर्य साथी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, न कि भाववाचक संज्ञा है। तो साथी हमारा ये जो मिठास है ये भाव है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। गरीब, अमीर, समूह, समूह साथी क्या है? समुदायवाचक है। कैसा है? समुदायवाचक, समुदायवाचक। समूह क्या है? समुदायवाचक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी भी नहीं होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये साथी क्या है? रसीला भाव है, गुण है। कड़वाहट ये भी गुण है, भाव है। बुढ़ापा साथी क्या है? अवस्था, जो अवस्था को बताए वो भी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। उन्नति भी एक अवस्था है, भाव है, ये भी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, याद रखें। साथी अमीर और गरीब, अमीर और गरीब क्या है? ये साथी विशेषण है। अमीर और गरीब ये क्या है? विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संबोधन है, कर्म कारक है। बताएंगे साथी क्या है? जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म से पड़े वहां पे कर्म कारक होता है, इसका कारक चिन्ह जो होता है को होता है। संबंध, संबोधन में साथी हे अरे होता है, हे हो अरे, ये संबंध संबोधन होता है। अपादान साथी क्या होता है? से, इसका कारक चिन्ह से होता है, जो अलगाव को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है। तुलना को, तुलना का बोध कराता है। डर भय, डर भय जहाँ पे हो, जहाँ डर और भय का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सीमा कुत्ते से डरती है। किससे डरती है? कुत्ते से। यानी यहाँ पे डर का जो भाव है वो अपादान कारक है। और यहाँ पे करण कारक का भी चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है? से, जो साथी क्या करता है? वजह या साधन को बताता है। किसको? वजह या साधन को दर्शाता है। जैसे सीमा गाड़ी से गई, सीमा गाड़ी से गई यानी साधन को दर्शाता है, तो वहाँ पे करण कारक हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है कि वो कौन सा है? अशुद्ध वाक्य है। बहुवचन की दृष्टि से शुद्ध नहीं, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई साथी सही है, लेकिन यहाँ पे चिड़िया में बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, चिड़िया उड़ गई क्या ये बहुवचन है। चिड़िए शब्द क्या होता है? चिड़ियाएं, चिड़िया, ये इसका हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी साथी क्या होते हैं? जो लिंग वचन, जो लिंग वचन, लिंग वचन काल नहीं बदलता, इनका क्या होता है? लिंग वचन काल नहीं बदलता है, वही साथी क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। संबंध बोधक एक होता है, एक समुच्चय बोधक होता है, एक विस्मयादि बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है। ये क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये साथी क्या है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द भी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये साथी क्या है? ये साथी इनका लिंग वचन, लिंग वचन क्या है? इनका परिवर्तित होता है। साथी अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द को भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अनुशासन, शासन, अनुशंसा, अनुशासित। विशेषण साथी क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। विशेषण के बाद साथी एक शब्द हम क्या करते हैं? लिख सकते हैं। एक शब्द हम
प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे है अनुशासन। अनुशासन क्या है? एक भाव को दर्शा रहा है, इसको भाव को। शासन भी क्या है साथी? संज्ञा शब्द है। अनुशंसा भी संज्ञा शब्द है। अनुशासित, हमने कहा अनुशासित छात्र, अनुशासित लोग, अनुशासित व्यक्ति, यानी एक शब्द हमने प्रयोग करके देखा कि ये क्या है? ये विशेषण है, यानी छात्र कैसे हैं? अनुशासित हैं। व्यक्ति कैसे हैं? अनुशासित, यानी विशेषता जिसकी बताई जाए वही क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत में कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है। साथ ही संज्ञा का पड़ोसी अगर सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे यह कार मेरी है। गुणवाचक में जो गुण का बोध कराए। परिमाण में साथी क्या होता है? मात्रा, क्या है? मात्रा का जो बोध कराए, जैसे थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? परिमाण में। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे सुंदर क्या है? विशेषण है। और कितना सुंदर? बहुत सुंदर, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, क्योंकि जो विशेषण की विशेषता बता दी वही प्रविशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठे हैं, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। बताएंगे साथी। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ होती है, किसके साथ? कर्म के साथ होती है। अकर्मक कर्म के बिना होती है। आपको बताना है कौन सा नहीं है, साथ ही आप इसमें क्या लगा के क्रिया ढूंढेंगे, उसके बाद क्या लगा के जवाब ढूंढेंगे, अगर मिल जाए तो समझ लो कि सकर्मक है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? छात्र पढ़ रहे हैं, क्या खरीद रहा है? यहाँ पे खेत जोतना, क्या जोतना? खेत। बैठना, क्या बैठना? सार्थक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। दौड़ना, बैठना, चलना, ये सब साथी क्या है? अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक है। अगला क्वेश्चन है, तुम प्रतिदिन खेलते हो उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान का बोध हो। किससे क्रिया के स्थान का बोध हो? कहाँ लगाकर हम पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ, कहाँ? यहाँ, वहाँ, तुम यहाँ आओ, कहाँ आना है? यहाँ आना है। कहाँ लगा के आप जवाब ढूंढ सकते हो? अंदर, बाहर, ये सब क्या है साथी? स्थान का बोध करा रहे हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। गुणवाचक, रीतिवाचक, करने का जो तरीका होता है वही गुण रीत कहलाता है, जैसे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक। परिमाण यानी मात्रा की बात होती है, किसकी मात्रा की? जैसे थोड़ा, थोड़ा बहुत, कम, ये सब क्या है? मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें आप कितना लगाएंगे, कितना से जवाब अगर मांगेंगे तो मिल जाएगा। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, कितना चाहिए? थोड़ा। थोड़ा यानी मात्रा की बात हो गई। इसका साथ ही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण समय का बोध कराता है, समय के होने का बोध कराता है। इसमें आप कब लगाकर जवाब निकाल सकते हैं, जैसे इसमें होगा कल, आज, कल, हमेशा, हमेशा, रोजाना, प्रतिदिन, कभी कभी, कब, कभी कभी, कब, प्रतिदिन। तो ये क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में साथी प्रश्न पूछना, जैसे क्या बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक होगा। विधानवाचक वाक्य क्रिया के होने के या करने का सामान्य सामान्य जानकारी हो या सामान्य का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है? विधानवाचक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, ये विधानवाचक वाक्य है। आज्ञा का बात करें, आज्ञावाचक की बात करें साथी, तो क्या होता है? उपदेश, अनुमति, आज्ञा, ये सब क्या होते हैं? आज्ञावाचक होते हैं। बच्चों खेलो, मैंने कहा बच्चों खेलो, ये क्या हो गए? आज्ञावाचक है। निषेध में मना करना, मनाही या नहीं का प्रयोग होता है, जैसे बच्चे नहीं खेलेंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा? निषेधवाचक, निषेधात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए आपको एक शब्द बताना है, कुलीन, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा होता है, श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा होता है। सवर्ण यानी समान वर्ण का, किसका? समान वर्ण का यानी वर्ण। धनी होता है धनवान व्यक्ति, तो इसका जो आंसर होगा साथी क्या होगा? कुलीन। कुलीन का मतलब जो उच्च कुल या उच्च परिवार में पैदा हो उसे कुलीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकड़ना का क्या अर्थ है? ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, काम न आना। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? गुप्त कड़ाही में गुड़ पकड़ने का अर्थ है कि गुप्त मंत्रणा होना। क्या होना? गुप्त मंत्रणा होना।
अगला है कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, बताना है कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कृताकृत, विद्याभ्यास, प्रिय सखा, नील गाय। नील गाय का मतलब है नीली गाय, जो समास विग्रह करेंगे, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, यानी प्रिय है जो सखा। कर्मधारय समास में साथी एक पद क्या होगा, विशेषण होगा, और एक पद विशेष होगा। एक पद क्या होगा, विशेष होगा। यहाँ पे सखा क्या है, विशेष है, और प्रिय क्या है, विशेषण होगा। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास। इसमें साथी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कृताकृत, कृत या आकृत, कृत या आकृत। कृत यानी किया हुआ, आकृत यानी नहीं किया हुआ, इसमें भी क्या है, कर्मधारय समास है। विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको ये बताना है। अंगना, चांद, आंख, अंक। बताएंगे साथी। चांद साथी शुद्ध होता है, चंद्र बिंदु वाली मात्रा होती है चांद। आंख में भी चंद्र बिंदु वाली होता है, उसके बारे में अनुस्वार भी होता है। अंकना साथी नहीं होता, अंगना होता है। क्या होता है, अंगना। आंगन, आंगन होता है, तो अंक क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। प्रज्वलित, पर्याप्त, मुनिगण, वाल्मीकि। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रज्वलित भी सही है, प्रज्वलित, पर्याप्त, मुनिगण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि। साथी अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो वाल्मीकि, ये क्या है, इसका शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे साथियों, मेरा इसका क्या आंसर होगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक कहानियों की पुस्तक ले आइए। एक कहानियों की पुस्तक ले आइए, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है, आपको ये बताना है। पुस्तक ले आइए एक कहानियों की। साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, एक कहानियों, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कहानियों है। क्या है, एक कहानियों है, तो एक साथ है, और ये एक सिंगुलर है, एक वचन और बहुवचन, इसलिए इसकी इस भाग में त्रुटि है। एक कहानी होना चाहिए था, क्या, एक कहानी। एक कहानी की पुस्तक ले आइए, एक कहानी की पुस्तक ले आइए, ये क्या होता, सही होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21 आपकी स्क्रीन पे। ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या है। ग्रस्त का विपरीतार्थक आपको बताना है कि क्या है। सुप्त है, ग्राह्य है, लुप्त है, मुक्त है। ग्रस्त यानी साथी फंसा हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं, बंधन में, यानी फंसा हुआ, यानी बंधा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा मुक्त। मुक्त यानी स्वतंत्र या आजाद, मुक्त यानी स्वतंत्र या आजाद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा। पतन, सौम्य, विज्ञ, सज्जन। खल साथी किसको कहते हैं, दुष्ट। जो दुष्ट होता है उसको कहते हैं खल, दुष्ट या नीच। सज्जन का अर्थ होता है भला। विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ या अज्ञानी। विज्ञ का। सौम्य का क्या हो जाएगा, विनम्र जो स्वभाव है, उग्र हो जाएगा। पतन का क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्थान। खल का क्या हो जाएगा, भला, दुष्ट यानी भला, यानी इसका हो जाएगा आंसर डी, सज्जन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। कमलापति, कमलासन, कमलाकांत, कमलेश। कमलेश साथी कमल, कमल प्लस ईश, कमला प्लस ईश, कमला प्लस कमला यानी लक्ष्मी जी को कहा जाता है, और उनके ईश यानी देव, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। कमलापति यानी लक्ष्मी जी के पति। कमलासन, कमल का आसन, कमल का आसन। कमल का आसन किसका है, ब्रह्मा जी का है। किसका है, ब्रह्मा जी का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का पर्यायवाची। विष्णु जी को चक्रपाणी भी कहते हैं, चक्रपाणी, अच्युत भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज, गरुड़ गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। कमलाकांत, कमलापति, कमलेश सब क्या है, इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ण शुद्ध है। एक वर्ण शुद्ध है, कौन सा है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, सूर्य, रवि, दिनकर, त्रणी, अग्निपावक, अनल, पिसुन। अग्निपावक, अनल साथी ये क्या है, आग के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, आग के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन पिसुन साथी क्या है, पिसुन चुगलखोर को कहते हैं। किसको, चुगलखोर, चुगलखोर को कहते हैं। सूर्य, रवि, दिनकर ये साथी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन तरणी, इस तरणी को क्या कहते हैं, नाव कहते हैं। वहीं पे अगर ये तरणी होता, ड़ी पे छोटी की मात्रा होती, तो इसे क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। ये तरणी का अर्थ नाव है, यानी ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह
पंचानन, नाहर, मृगार ये किसके पर्यायवाची हैं? शेर के। शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है आपके स्क्रीन पर। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में जो पखेरु है इसका पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा, पखारना। क्या होगा? पखारना। पखवाड़ा साथी क्या होते हैं? 2 सप्ताह इसके होते हैं, यानी 15 दिन का होता है। किसका? 15 दिन का होता है पखवाड़ा। 15 दिन का होता है। किसका? 15 दिन का। तो पखेरु का मतलब यहाँ पे पक्षी से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे इसका जो पर्याय होगा प्राण पखेरु, यानी पक्षी, खग, पक्षी, खग, चिड़िया, गगनचर, चिड़िया, गगनचर, ये सब होंगे, इसके पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? यजमान, जाड्य, जमुना, जांग। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है तद्भव शब्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुना। इसका तत्सम क्या होगा साथी? यमुना। इसका तत्सम क्या होगा? यमुना शब्द हो जाएगा। जांग का क्या हो जाएगा साथी? जांग। जांग का क्या होगा? जांग ये तद्भव होगा। कैसा होगा? तद्भव शब्द होगा। तद्भव शब्द होगा। वहीं पे हम अगर बात करें साथी अगला क्वेश्चन की, तो बताएंगे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। निम्न में से तत्सम तद्भव सही युग्म का चयन कीजिए। अमूल्य, अक्षर, कार्यक्रम, गोगाय, अश्रु, आंखें। सही आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। अश्रु साथी क्या होता है? आंसू। अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू। अश्रु का क्या हो जाएगा? आंख, आंसू। आंखें का हो जाएगा अक्ष। क्या होगा? अक्षी। इसका जो राइट आंसर होगा गो का क्या होता है? गाय। ये तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। अमूल्य का होता है अमूल। अमूल का क्या होता है? अमूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अयादि संधि है। ऑप्शन है नौ प्लस इक तथा उपधन योग, उत्पधन योग, अपधन ज। अपधन ज क्या होता है? अब्ज। क्या होता है? अब्ज हो जाता है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब्ज में व्यंजन संधि है। उत प्लस योग क्या होगा साथी? उद्योग। इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तथा प्लस अयव क्या होगा? तथैव। तथैव। इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। 9 प्लस इक अयादि संधि में साथी क्या होता है? अय होता है। अय, आय, औ, आओ। जहाँ पे आ जाए मेल से यहाँ पे देखेंगे औ की ध्वनि है, फिर ई। औ और ई से क्या बनेगा? औ और ई से क्या बनेगा साथी? औ। औ ई यानी औई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो इसका शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? नाविक। 9 प्लस ई क्या यानी क्या हो जाएगा? नाविक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? आपको बताना है। महा प्लस औज, पौ प्लस अक, नौ प्लस इक, परो प्लस उपकार। महा प्लस औज साथी क्या होगा? महोज होगा। महोज। और इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि होगी। वृद्धि। पौ प्लस अक साथी क्या हो जाएगा? पावक। 9 प्लस इक क्या हो जाएगा? नाविक। इसमें साथी कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि होगी। और वहीं पे हम आंसर की बात करें तो जो गलत है ये क्या हो जाएगा? परो प्लस उपकार। ये साथी गलत होता है। पर प्लस उपकार होता है। पर प्लस उपकार। ये क्या होता है? परोपकार। पर प्लस उपकार। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुड़ संधि। परोपकार में कौन सी संधि होगी? गुड़ संधि होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है आपके स्क्रीन पर। शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है। शिक्षिका ने बताया डैश कल छुट्टी है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा? की, क्योंकि, तथा। बताएं साथी। ये बड़ी की है कि ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है जो संबंध के लिए आता है। किसके लिए? संबंध के लिए आता है। क्योंकि साथी क्या है? ये कारण है जो कारण को दर्शाता है। क्योंकि। और यहाँ पे जो की है इसका राइट आंसर है की। कोई कथन या सूचना के लिए प्रयुक्त होता है। कोई कथन या सूचना जो पूर्ण, जैसे यहाँ पे बताए शिक्षिका ने कहा कि, क्या कहा? कल छुट्टी है। कहा कि यानी इसके आगे कोई कथन होगा तो यहाँ पे की का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे प्रसिद्ध उपमान को उपमेय में कल्पित किया जाए उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार कहते हैं। भ्रांतिमान अलंकार साथी वस्तु देखकर भ्रम होना। एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु समझकर भ्रम में हो जाना वही भ्रांतिमान अलंकार होता है। व्यतिरेन अलंकार उपमेय को उपमान
से सर्वश्रेष्ठ बता देना, यही क्या होता है, व्यतिरेन हो जाता है। विरोधी बात जहाँ कही जाए वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, तेरी बरछी ने बर छीने खल के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, रूपक। रूपक अलंकार में साथ ही उपमेय को उपमान में क्या किया जाता है? समानता बताई जाती है। चरण जैसे चरण, कमल, चरण को क्या कहा जाता है? सीधा कमल कह दिया जाता है। श्लेष अलंकार में साथ ही क्या होता है कि यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब्द सून, इसका एग्जाम्पल है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है। वहाँ पे तरन तरुजा तट तमाल इसका एग्जाम्पल है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे एक वर्षी का मतलब है, यहाँ पे एक वर्ष है, दूल्हे से है, किससे है? दूल्हे से, या आप श्रेष्ठ पुरुष से भी कह सकते हैं। और एक बर्छी का मतलब है भाला। तेरी बर्छी ने बर्छी ने खल के कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे बर शब्द दो बार है, उसको दोनों इसके अलग अलग अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में, उपरयुक्त यानी ऊपर लिखी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस दुख को प्रकट करता है, शांत रस और वीर रस। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे वाक्य में, पंक्ति में, अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी अखिया जो है भगवान के दर्शन के लिए प्रेरित हो रहे हैं, यानी एकदम मुरझा गई हैं, यानी उनको भूख है। अभी वियोग की बातें की जा रही है, तो यहाँ पे प्रेम है, वो भी कैसा? भगवान के साथ। और कैसा? वियोग, तो यहाँ पे हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के गद्य आचार्य कि किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, देव, नागेंद्र, भिखारी। साथ ही पहले संचारी भाव की संख्या कितनी थी? 3 थी। और डॉक्टर देव जी ने 34वां संचारी भाव का क्या किया है? प्रचारित किया है। 34वां है। 34वां संचारी भाव को क्या किया है? प्रसारित किया, जो छल नामक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या? चौपाई है, अरिल है, पद्धटिका है, पद्धटिया है। बताएंगे। चौपाई का साथी पूर्व रूप क्या है? चौपाई का चौपाई है, जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 5, 3, 4। साथ ही हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में विभक्त किया है, कौन कौन से है? सबसे पहले है आदिकाल। क्या है? आदिकाल। दूसरा साथी क्या है? भक्तिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। उसके बाद साथी क्या है? आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। भक्ति काल को साथी क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल भी कहते हैं। भक्ति काल को वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और देखिए समय की हम बात करें तो 1050 से 1375 ईस्वी तक है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। क्या? पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल का समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल। और इसका समय है 1700 से 1900 तक माना गया है। अलग अलग कवियों के अनुसार अलग अलग समय है, और जो सबसे प्रामाणिक है यही है। और आधुनिक काल का जो समय है साथी 1900 से अब तक, 1900 से अब तक, ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी। इसका साथी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट हैं 100 अजान एक सुजान के रचनाकार। बालकृष्ण भट्ट, इसका प्रकाशन 1892 ईस्वी में किया था। अन्य अगर हम इनके रचना संग्रह की बात करें तो एक है चंद्रोदय प्रसिद्ध है। अनोखा स्वप्न, प्रेम के बाग का सैलानी आदि प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? भक्ति काल को सबसे पहले किसने स्वर्ण युग कहा? आपको बताना है। ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बृंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साथी लोक जागरण काल कहा। भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नाम भी किया था। भक्ति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा।
अगला क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पर। बचपन की स्मृति के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेणीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। ये साथी क्या है, इनका यात्रा वृत्तांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन जी का है। तो अगर इनके कुछ अन्य हम यात्रा वृत्तांत की बात करें तो जैसे हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, इसका प्रकाशन 1937 में होता है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, इसका प्रकाशन 1939 में। किन्नर देश में इसका प्रकाशन 1948 में होता है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के कुछ पन्ने, चीन में कर्फ्यू आदि क्या है, इनके यात्रा साहित्य हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी शब्द है एडमिशन। एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ नहीं है, आपको सही नहीं है वो आपको बताना है। दाखिला, स्वीकृति, बहिर्गमन, प्रवेश। बताएंगे साथी क्या है। एडमिशन को दाखिला भी कहते हैं, स्वीकृति भी कहते हैं, प्रवेश भी कहते हैं, अंगीकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगीकार। पहुंच भी साथी कह देते हैं, क्या, पहुंच। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, बहिर्गमन। बहिर्गमन का अर्थ है बाहर जाना या निकलना, बाहर जाना या कह सकते हैं निकलना, तो उसको बहिर्गमन कहते हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है साथी, बताएंगे साथी आपका 40 में से क्या स्कोर बना है। ठीक है, क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। कल मिलते हैं कैसे ही शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए साथियों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।